नमस्कार। मोरवा विस्थापन का मुद्दा। सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच ने बीते माह 24 तारीख को एक उग्र आंदोलन कर एनसीएल को चेता दिया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आगे भी अनवरत जारी रहेगा और विस्थापन इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर पिछले माह के अंत तक का अल्टीमेटम एनसीएल प्रबंधन को दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि एनसीएल प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। आज सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के पदाधिकारियों की बैठक एनसीएल सीएमडीओ के द्वारा की गई है और इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। क्या सब हुआ आज बैठक में और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आज पिछले 2 दिनों से हम लोगों को एनसीएल के द्वारा बुलावा था। कल हम लोग राकेश कुमार जी के साथ बैठे थे और आर&आर के जीएम साहब हैं और लगभग उनसे 1.5 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद हम लोगों ने मंशा जाहिर की कि हमें सीएमडी साहब के साथ बैठना है, तो वो तत्काल सीएमडी साहब से बात करके और बड़े ही सकारात्मक रूप से हम लोगों की चर्चा हुई। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से इस मोरवा की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आंदोलन बड़े ही सकारात्मक तरीके से हम लोगों ने किया है उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। एनसीएल के दिमाग में जो ये भ्रम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा डाल दिया गया था कि यहाँ की जनता यूनाइट नहीं है, तो जो हम लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाई है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, ये हमें आज पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। तो मैं पहले तो आपके माध्यम से यह पूरी जनता को कहना चाहूँगा कि अब जहाँ भी और जिस प्रकार भी आह्वान होता है तो कृपया, चाहे वो किसी का मंच हो, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही मंच के माध्यम के आह्वान से आप आएँ, चाहे वह सिंगरौली का कोई भी मंच हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह विस्थापन के मुद्दे पर आपको बुलाता है तो तत्काल सारे कार्य छोड़कर आपको वहां जाना चाहिए और चीज़ों को खुद जाके समझना चाहिए कि आपके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है वह आपके लाभ की कितनी बातें करता है। आज हम लोगों ने जो सीएमडी साहब से चर्चा की, लगभग हम लोगों की बैठक 2.5 घंटे चली और पहली बार ऐसा हमें महसूस हुआ आज तक के एनसीएल के जो विस्थापन के मुद्दे पर हम लोग जितनी भी बैठकें किए, पहली बार हमें महसूस हुआ कि सिंगरौली की जनता की वजह से जो एनसीएल हम लोगों की तरफ पॉजिटिव होता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सफल रहेंगे। और लगभग 4-5 मुद्दों पे आज डिस्कशन हुआ और बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ। लेकिन एक चिंता कहीं ना कहीं सीएमडी साहब ने भी जाहिर की कि जो एक मुद्दा भलुगढ़ जो आज पैंच फंस गया है, वह एक आदमी के पीछे 15 से 20 लाख का नुकसान कर रहा है। लेकिन उसमें भी सीएमडी साहब ने यह पॉजिटिव बात की कि मैं यह नुकसान अपने रहते हुए नहीं होने दूंगा। यह अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हमको और आपको मिलकर भलुगढ़ को छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि भलुगढ़ के नाम पर जो आज के 10 साल पहले हमारी जनता को मिढ़ौली में 6 लाख से 8 लाख रुपए मिला था प्लॉट का, आज भलुगढ़ के कैलकुलेशन में अपने ही भाइयों ने कुछ गलत फीडबैक दे दिया कि आज वह पैसा 1,37,000 पर आके टिक गया है। अब ऊपर बात करने पे कहीं ना कहीं जो ऊपर आला अधिकारी या मंत्रालय में लोग बैठे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है कि आखिर 1,37,000 से हम कितना % ज़्यादा इनको दें कि यह हमारी बातों से खुश हो जाएं। आज जो जिले की स्थिति है, कहीं भी 1,37,000 में कोई ज़मीन मिलने की स्थिति नहीं है और सरकारी गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बहुत कम है तो उसका नुकसान शहरी क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। उस नुकसान को न होने दिया जाए, इसका प्रथम प्रयास हम लोगों ने आज की मीटिंग में किया। और किन किन 5 जो बिंदुओं पे आज सहमति बनी, वो बिंदु कौन कौन से थे? अभी सहमति किसी बात पे नहीं बनी है, क्योंकि सीएमडी साहब दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने अपनी बातें हम लोगों के सामने रखी कि उन्हें क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो उन्होंने भी यह कहा कि जो आपका जो हड़ताल हुआ है तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए भी एक बल देता है कि हम ऊपर बता पाएंगे कि यहाँ की जनता अब उग्र हो रही है। तो यह अच्छी बात है। अब हमने यह भी सीएमडी साहब को बता दिया आज इशारों में कि सर हम लोग यही रुकने वाले नहीं हैं,
अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम डिस्पैच भी रोकेंगे और हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यह बातें भी आप मंत्रालय और कोल इंडिया को जरूर बताएं हमारी तरफ से। और ये जो भलुगढ़ की बात आ रही है 1,37,000 की, मढ़ौली का जब विस्थापन हुआ था उसमें भी 6 से 8 लाख का मुआवजा दिया गया था, वो तो कलेक्टर गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं दिया गया था मेरे हिसाब से। यही बात है ना कि होता क्या है कि जैसे अगर कारपोरेट को आप कोई टिप्स देते हो तो आपको उस टिप्स देने के पहले समझना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट आखिरी व्यक्ति तक कितना बुरा पड़ेगा। यह लोगों ने नहीं सोचा अपने स्वार्थ में, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कुछ चंद लोगों का स्वार्थ है भलुगढ़, और उस स्वार्थ में आज चीजें बिगड़ रही हैं। लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रह गया है, मुद्दा उससे बहुत आगे जा चुका है। अब हमको नहीं लगता है कि कोल इंडिया या एनसीएल भी भलुगढ़ के मुद्दे में हमें कहीं रोकेगा। हम यह चाहते हैं कि उससे अच्छी बात यह है कि हमें कोई हैंडसम अमाउंट दे दें ताकि हम नगर निगम के किसी भी वार्ड में घर मकान अपना बना सके। और सबसे बड़ी बात, मेन मुद्दा आज जो फोकस का रहा कि हमारी संपत्ति और परिसंपत्ति, जमीन और हमारे मकान दोनों पर 12% हमें चाहिए, जो हम लोग फर्स्ट डे से कहते आ रहे हैं। अब अलग बात है कि और सारे मंच भी हमारी उस बातों को पकड़ के डिमांड कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि सारा श्रेय वही ले लें, लाभ जनता को मिले। और हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जहां जनता का लाभ है वहां उनको, जहां हमारी जरूरत पड़े हमें वह बुला लें, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारी और उनकी खींचतान में जनता का नुकसान हो, यह मैं प्रथम दिन से कह रहा हूं, वह उचित नहीं होगा, वह दोनों के लिए घातक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मोरवा की जनता को कि जो आपने यह धरना दिया, यह इस जिले के लिए ऐतिहासिक मोड़ होगा। कोई पहली बार ये विस्थापन हो नहीं रहा है और आगे ऐसा भी नहीं है कि यह आखिरी विस्थापन है। अगर हम यहाँ मेहनत करके विस्थापन का एक अच्छा कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियों को भी अगर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा तो इस एक अच्छे विस्थापन का एक नज़ीर होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ज़्यादा कानूनी पचड़े में नहीं फंसना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे टीम में जो हमारे बुजुर्ग संजय प्रताप सिंह जी हैं, मन्नू भैया जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका आज बहुत बड़ा रोल रहा। वाकई में इस जिले में मुझे लगता है कि लैंड की जितनी जानकारी उनको है, शायद यहाँ के वकील लोगों को भी लैंड की इतनी डीप जानकारी एक्ट की नहीं होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वह हमारे बीच में है, यह उनकी काबिलियत है। और आज हमने उन्हें भी बहुत धन्यवाद कहा कि वाकई में आपके जो एक वीडियो उन्होंने आपके माध्यम से बना के दिया था, आज उसको सीएमडी साहब ने एक्सेप्ट किया। उसको सीएमडी साहब ने कम से कम 20 बार पॉज कर कर के देखा और उस वीडियो से ही वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और फिर उन्होंने मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में हम लोग गए और बड़ी ही सार्थक तरीके से बात हुई और लगभग 5-6 बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की। और दूसरा सबसे बड़ा बिंदु हम लोगों ने यह कहा कि बसाहट तो एक अलग विषय है, वह होगा ही होगा, लेकिन जो नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा दुकानें बनाई गई हैं, नगर निगम के द्वारा जो LIG बनाई गई है, नगर निगम के द्वारा जो प्लाजा बनाए गए हैं, उनका आप कलेक्टर गाइडलाइन से ही रेट लें और उनके लिए जैसे जो एग्रीमेंटेड हैं वह उसके आज के समय में चूंकि 30-35 साल से हैं तो उसके वह कहीं ना कहीं उनका स्वामित्व तो भी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप 12 वर्ष या 15 वर्ष से ज़्यादा किसी सरकारी व्यवस्था में रह रहे हैं तो वह आप उसके स्वामी भी होते हैं। तो उनका लाभ भी नगर निगम को न मिलके उस मकान के मालिक को मिलना चाहिए। यह भी हम लोगों ने उनके डायरी में अंकित करा दिया। और उसके बाद उन्हें हम लोगों ने बताया कि जो नगर निगम की दुकानें हैं, अगर आप उनको जो आपका PWD का गाइडलाइन है उनसे अगर पैसा देंगे तो 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम नगर निगम से उनके प्लाजा के रेट निकलवा लेंगे, जो लेटेस्ट प्लाजा के रेट अभी ऑक्शन में गए होंगे, हम उस पर कंसीडर करके और उस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरी बड़ी बात उनसे यह हुई कि जो इस क्षेत्र में जैसे ज़मीनें हम लोगों ने कहा कि 3 तरह से नापा जा रहा है।
कि अगर मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है तो उसको 3 प्रकार में नापा जा रहा है, तो उसका प्रकार 1 हो, जो मैक्सिमम रेट हो उसी को आप दें। अगर हमारी 30 डिसमिल की ज़मीन है तो 10 डिसमिल का रेट कुछ मिलता है, फिर उसके पीछे का 10 का कुछ मिलता है, फिर उसके पीछे का कुछ मिलता है, तो वो तीनों को क्लब करके एक रेट पे बात हो, वह सहमति भी हम लोगों ने जाहिर करने की कोशिश की। उस पर भी उन्होंने हमारी बातों को नोट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लौट के आएंगे और फिर हम रविवार या सोमवार को पूरे दिन बैठेंगे उनके साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सारी 24 सूत्री मांगों पर बिंदुवार चर्चा होगी और उसका क्या रिजल्ट निकलता है यह मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताता रहूँगा। और हम बहुत ही सार्थक प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि यह देखिए बहुत हड़बड़ाने से नहीं होगा, यह मामला 1-2 दिन का नहीं है। यह चूँकि 7-8 वर्षों से हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं, तो कम से कम 7-8 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। और जो भी भाई लोग नापी की हड़बड़ी कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जरा अगर हो सके तो, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि वो नापी न कराएं, लेकिन मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि वह हो सके तो रुक जाएं और जब एनसीएल सब चीज़ों को हमें लिखित दे दे उसके बाद जब हम नापी कराएंगे तो उसका स्वरूप और उसका जो आपका रिटर्न होगा आपके लैंड का, आपके मकान का, वह बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद आपको लगेगा कि आपने जो मेहनत की उसका हमें फल अच्छा मिल रहा है। उसी आशा के साथ हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के मन में किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो वह वो डाउट को निकाल दें। और आपको पीडब्ल्यूडी के रेट के बारे में बताइए, इस पर भी चर्चा हुई कि नहीं जी? मुद्दा काफ़ी बड़ा था, पीडब्ल्यूडी का जो रेट यहाँ दिया जा रहा था इससे लेकर के 24 तारीख को प्रदर्शन हुआ था, इस पर चर्चा हुई। हम लोगों ने कहा कि सर जो 19-20 का आपको रेट दिया गया है वह गलत है। आप नगर निगम से भी रेट ले लें, आपका अपना सिविल डिपार्टमेंट है उनसे भी रेट ले लें। और जब हमारा सेक्शन 4 लगा है वो हमारे ख्याल से 21-22 में लगा है, तो आप अगर 12.5% 2 ईयर का भी हमें एक्सक्लेशन देते हैं तो वो 1300 रुपये स्क्वायर फीट पे 12.5 जोड़ेंगे और फिर जोड़ के उस पर 12.5 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वो 1500-1600 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने यह भी कहा कि जो आप 9 फीट लेके चल रहे हैं तो 9 फीट का 11 फीट का जो मकान का कैलकुलेशन आप लेके चल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में 11 फीट का मकान 99% लोगों का नहीं है। तो जो 11 फीट का रेट है वो 9 फीट से 11 फीट तक के मकान का आप फिक्स कर दें, जो इनका मैक्सिमम रेट स्लैब है, जो 900 रुपये, 1150 रुपये और 1300 रुपये। तो हम लोगों ने जो 1200-1300 का रेट है, हमने उनको कहा है कि वो 9 फीट के मकान को भी वह रेट को अंकित करें और 11 फीट का भी अंकित करें। तो 9 फीट से लेके 11 फीट तक की जो छत हो उसका एक रेट आप तय करें। तो वह रेट क्या होगा यह हम अगली मीटिंग में लगभग क्लियर उनसे करा लेंगे और वह मेरे हिसाब से एक हैंडसम अमाउंट होगा। और उसके बाद जब आपको मकान और ज़मीन दोनों का अगर 12% जोड़ के हम सफल हो जाते हैं दिलाने में, तो वह हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और हम यही आशा करते हैं कि जनता हमारी बातों से सहमत रहेगी और आगे बढ़ के हम एक साथ इस मामले में आगे बढ़ेंगे और किसी भी भ्रांतियों में न फंसें। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि यह पूरा मोरवा का समाज जैसे पूरे मध्य प्रदेश में सौहार्द के लिए जाना जाता है, इस मामले में भी सौहार्द दिखाते हुए, बड़े छोटे की बैर खत्म करते हुए, जो भी आपके हक के लिए लड़ाई सही लड़ सकता है आप उसका साथ दें और हर व्यक्ति के बुलावे पे आप अवश्य जाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ राजेश जी, जिन्होंने एक सकारात्मक पहल के तौर पर सभी लोगों से ये अपील की है कि कोई भी मंच हो, अगर वो मोरवा की भलाई के बारे में सोच रहा है, अगर उनका आह्वान किया जाता है तो हर कोई वहाँ अवश्य पहुँचे। इन्होंने मतभेद बुला करके ये कहा जाएगा कि इन्होंने एक पहल की है कि सभी लोग एक साथ आ करके मोरवा विस्थापन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ें, हमेशा बने रहें। एनसीएल सीएमडी बी साई राम के साथ हुई आज की बैठक के बारे में इन्होंने विशेष तौर पर जानकारी दी और आगे भी इनकी बैठक जारी रहेगी। सकारात्मक बैठक कही जाएगी आज की, जो लेकर के इन मुद्दों को आज ऊपर बात करेंगे और आगे सोमवार को या मंगलवार को इनकी बैठक होगी। क्या निष्कर्ष निकल के आता है?
उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।